हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लोग प्यार से एनएलएम भी बुलाते हैं। बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों। जिस प्रकार हम लोगों ने काइनेमैटिक्स को बेहतर तरीके से समझा था, उसी प्रकार से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को भी हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए यार। नया टॉपिक है, थोड़ी डिस्कशन तो करना बनता है क्योंकि यहाँ पर बेस क्रिएट करना है। एक्चुअली मेरा ये तरीका भी है, जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूँ पहले मैं तगड़े लेवल से डिस्कशन करता हूँ उस पर। सारे जो बेसिक फंडे हैं वो क्लियर कर देता हूँ। जैसा मैंने काइनेमैटिक्स में करा था, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी, तभी जो आगे की जो चीज़ें आई थी वो तो बिल्कुल हम लोग सिर्फ अपग्रेड करते गए थे अपने आप को और आसानी से होती चली गई थी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, काइनेमैटिक्स की पहली वीडियो में कहा था कि हम लोग डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। और मैकेनिक्स हम लोग, मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमैटिक्स हम लोग इफेक्ट्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं, और डायनेमिक्स हम लोग जो कॉज होते हैं, इफेक्ट को जो कॉज करता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था अपना कि एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल रखी है, फुटबॉल में किक मारा, फुटबॉल ऐसा गया। काइनेमैटिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग सिर्फ बॉल के मोशन को देखेंगे। हमें बॉल के मोशन से मतलब होना चाहिए, हम लोग बॉल के मोशन को स्टडी कर रहे थे। हमने देखा कि रेंज पूछा जाता था हमसे, मैक्सिमम हाइट कितना दिया गया है ये बॉल, ये हमसे पूछा जाता था, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाता था। यानी कि हम लोग काइनेमैटिक्स में जो इफेक्ट था, बॉल को किक करना क्या था, कॉज था, और बॉल जो किक करने के बाद जो मोशन करा वो क्या था, इफेक्ट था। कॉज का इफेक्ट था, उसको हम लोगों ने स्टडी करा था काइनेमैटिक्स में। लेकिन हम लोग अब पढ़ने वाले हैं डायनेमिक्स, जहाँ पर हम कॉज के बारे में चर्चा करेंगे कि कोई बॉल ऐसी मूव कर रही है तो क्यों कर रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। किसी चीज़ के पास एक्सेलरेशन है तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि काइनेमैटिक्स में बहुत चर्चा करी है। मैंने आपसे कहा था, मैं बार बार आपसे चर्चा, ये मत पूछो कि एक्सेलरेशन कहाँ से आया, बस मैंने कहा कि इसके कार के पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो है, क्योंकि हमें वहाँ पर सिर्फ मोशन को देखना था, हमें कॉज के बारे में चर्चा नहीं करनी थी। अब इस चैप्टर में डायनेमिक्स हम लोगों को पता चलेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पता चलेगा कि किसी के पास एक्सेलरेशन आता था, उसके पीछे का कारण क्या था। अब हम लोग कॉज के पीछे भागेंगे, नया टॉपिक है, एक्चुअली हम नया ही नहीं है, अपग्रेड ही कर रहे हैं अपने आप को हम लोग। मैकेनिक्स, काइनेमैटिक्स, डायनेमिक्स एक ही टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको एक बार और बताया था, एग्जांपल दिया था कि जैसे कि हम लोग क्यों बांट देते हैं टॉपिक्स को, हम लोग अलग अलग क्यों बड़े बड़े चैप्टर बना देते हैं, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है, आप खुद सोचिए, आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपके सामने चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको उसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का सही तरीका क्या होगा, उस प्रॉब्लम का थोड़ा सा हिस्सा सॉल्व कर लो, फिर इधर से सॉल्व कर लो, फिर उधर से सॉल्व कर लो, मतलब उसको चंक्स में तोड़कर ही आप उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाते हैं। क्या मैं सही हूँ? कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने है, उसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है कि उसे चंक्स में तोड़कर सॉल्व करा जाए। ऐसे ही फिजिक्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर समझना है तो चंक्स में काट कर हमें समझना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैंने कहा फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब फिजिक्स तो बहुत बड़ा है, एक लेक्चर में तो नहीं आएगा। फिजिक्स इतना बड़ा है कि एक लेक्चर में तो नहीं समझा जा सकता, तो उसका एक पार्ट तोड़ लिया। मैंने कहा कि हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स भी बहुत बड़ा है, मैकेनिक्स को भी एक लेक्चर में नहीं समझा जा सकता। फिर कब मैकेनिक्स भी बड़ा है, तो मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स। तो सबसे पहले काइनेमैटिक्स को पढ़ लो। हम लोगों ने काइनेमैटिक्स को पढ़ लिया। देखो काइनेमैटिक्स होता है, काइनेमैटिक्स भी बहुत बड़ा है। अब काइनेमैटिक्स को भी एक लेक्चर में नहीं पढ़ा जा सकता। फिर हमने देखा यार काइनेमैटिक्स में हम लोग चलो रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं। अब रिलेटिव मोशन भी खुद बहुत बड़ा है, तो रिलेटिव मोशन में एक प्रॉब्लम आती है, रिवर और बोट प्रॉब्लम, उसको पढ़ते हैं। जब रिवर बोट प्रॉब्लम को देखा, क्या इसको भी एक लेक्चर में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी आती है कि जब रिवर की स्पीड बोट के इंजन की स्पीड से ज़्यादा है, उस कंडीशन को पढ़ो, तब हम लोग एक लेक्चर में उस कंडीशन को पढ़ पाते हैं। आपने चार्ट समझा? फिजिक्स, सबसे पहले फिजिक्स, फिर मैकेनिक्स, फिर काइनेमैटिक्स, फिर रिलेटिव मोशन, फिर रिवर बोट प्रॉब्लम, फिर रिवर बोट प्रॉब्लम की एक आर्टिकल, फिर हमने उसको समझा। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हमें ऐसी बारीकी से तोड़कर ही समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स में हम लोगों ने मैकेनिक्स स्टार्ट करी, और मैकेनिक्स में हम लोगों ने काइनेमैटिक्स को फिनिश कर लिया है, और रिवर बोट वाला वो सारी कहानी हम लोग कर चुके हैं। अब काइनेमैटिक्स से हम लोग आए मैकेनिक्स पर। मैकेनिक्स में पहला चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।
और मैं इस तरह आपको नहीं पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल एक नया चैप्टर है, मैं अपग्रेड करूंगा आपको। अपग्रेड का मतलब है जो काइनेमैटिक्स में मानो मैंने आपको बेसिक्स बताए थे उन्हीं पर मैं इसको बिल्ड करूंगा, उन्हीं पर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को बिल्ड करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं अपने प्रोसेसिंग पर, मतलब जिस प्रकार से हमारा माइंड सीखता है मैं उसी प्रकार से समझाना भी चाहता हूं, क्योंकि वही सही तरीका है। अपना दिमाग किस प्रकार सीखता है थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर लिया है दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा। अपना दिमाग कैसे काम करता है, कैसे हम लोग चीज़ें सीखते हैं। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप बैठे हैं और एक नया टीचर पढ़ाने आया है और वो बिंदास अपना झामा पेड़ रहा है, वो बिंदास बोर्ड पर बढ़िया पढ़ा रहा है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक टीचर है, बढ़िया टीचर है, वो कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा है, बड़े बेहतर तरीके से समझा रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। इसके पीछे कारण क्या है कि आपके बाउंसर जा रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? भैया मुझे कोई कॉन्सेप्ट जब समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये है कि मेरे दिमाग कोई कॉन्टेक्ट में मैच ही नहीं कर पाता हूँ। उसने बोला कि पाई बराबर ये वो, मुझे समझ ही नहीं आया। आपको इसलिए नहीं समझ में आता, आपके इसलिए बाउंसर जाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसके बेस आपके पास नहीं होते। आपके पास हम लोग सीखते नहीं हैं, हम लोग कुछ भी नया नहीं सीखते। अगर आप सोचते हो कि मैं एक नई स्किल सीखने वाला हूँ, आप कुछ भी नया नहीं सीखते। आप कुछ भी नया नहीं सीखते, आप सिर्फ अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई इन द सेंस, जैसे कि मॉडिफाई आप अपने स्किल्स को मॉडिफाई करते हैं, आप अपने थॉट्स को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि कोई सीन आपने देखा, कोई आपने कहीं आप घूमने गए, आपने देखा यार कितना खूबसूरत पहाड़ है, ठीक है। अब आप घर पर आए, अब आपके दिमाग में वही है कि सबसे खूबसूरत पहाड़ वही होता है ना। इंटरनेट का मान लीजिए ज़माना नहीं है, आपने देखा, आप घूमने गए, आपने देखा सबसे खूबसूरत पहाड़ वही है। फिर एक जगह आप कहीं और घूमने गए, आपने एक और सुंदर फुब्बारा या पहाड़ देखा, आपने कहा यार जो तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अब आप क्या हुआ, आपने कुछ नया नहीं देखा, आपने सिर्फ नया कुछ अपने दिमाग में नहीं डाला, आपने सिर्फ अपग्रेड करा कि नहीं, अच्छी चीज़ का स्टैंडर्ड ये नहीं है, अच्छी चीज़ का स्टैंडर्ड ये है। फिर आप कुछ और देखेंगे तो फिर और आपको बेहतर चीज़ें लगेगी। वैसे मैंने बड़ा सिली सा उदाहरण दिया, वही दिमाग आया तो दे दिया। कहने का मतलब है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके पास पहले से उसके संबंधित कुछ तो जानकारी होनी ही चाहिए, तभी आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर लीड कर जाता हूँ, मैं उस बंदे को भी समझा सकता हूँ जिसके पास उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ कि उसने कभी ना कभी अपने लाइफ में फील करे ही होंगे, कभी ना कभी अपने लाइफ में फील करे हुए। NLM अभी मैं आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, मतलब आपको लिखना भी नहीं आता है, आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझ में आएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं उस सिद्धांत को फॉलो करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र का लड़का क्या जानता है, उसने क्या क्या दुनिया में देखा है, एजुकेशन से संबंधित नहीं, क्या क्या उसने फील करा है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट हैपेंड अराउंड यू, आपके आसपास क्या हो रहा है फिजिक्स, उसके बारे में, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम एग्जाम्पल आपको बढ़िया देंगे जिससे आपको समझ में आए। और कभी भी मैं आपके लिए बता रहा हूँ, मैं क्या पता नहीं अपने लिए बता लिया, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, जैसे आपको सीखना पब्लिक स्पीकिंग, तो सबसे पहले याद करो कि पब्लिक स्पीकिंग मैंने कभी करी है। तो आप याद करो कि मैं दोस्तों के सामने तो काफ़ी सबसे ज़्यादा बोलने वाला तो मैं ही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के सामने अच्छा बोल लेता हूँ। तो हमेशा कुछ भी आप नया सीखना जाएँ, सबसे पहले देखें कि पिछली इन्फॉर्मेशन आपके पास उसकी है कि नहीं है। अगर है तो उसका यूज़ करें, अपने टाइम की वैल्यू करें दोस्तों। जो भी लाइफ में आपने पीछे सीखा है, अगर आप नए सीख रहे, पीछे की जो एक्सपीरियंस उसका इस्तेमाल किया करें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा कर जाओगे ज़िंदगी भाई साहब। पिछले अपने जो आपके वर्किंग मेमोरी में जो भी नॉलेज डली है, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन, यूज़ दैट जो भी आपने ऑब्जर्व किया है अपने एनवायरनमेंट से, उसका इस्तेमाल करें भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। वही मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको समझाने वाला हूँ। तो ये तो थोड़ी चर्चा हो गई, अब मैं बेस क्रिएट करता हूँ न्यूटन्स लॉ पर, मज़ा आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको काइनेमैटिक्स में पता था, काइनेमैटिक्स हम लोग एक ऑब्जेक्ट को क्या कंसीडर करते थे, एकदम पॉइंट कंसीडर करते थे, एकदम बच्चों सा पॉइंट कंसीडर करते थे, क्योंकि उसके ना काइनेमैटिक्स में ऑब्जेक्ट के हमें मास से मतलब नहीं था कि देखो याद करो कि कहीं हमने ऑब्जेक्ट के मास की चर्चा करी हो पूरी काइनेमैटिक्स में, नहीं, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट के साइज से भी मतलब नहीं था कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसे हम लोग पॉइंट की तरह कंसीडर करते थे। तो काइनेमैटिक्स में हमें ना मास से मतलब था ना साइज से मतलब था। अब हम लोग NLM में आए हैं। अब NLM में क्या होता है ये देखते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कॉज के बारे में चर्चा करने आए हैं, ये मोशन इस बॉल ने क्यों करा है। तो अब तो कॉज के बारे में अगर हम लोग चर्चा करने आए हैं
तो बॉल कहता है भैया आप जानने आए हो कि मैं मूव क्यों करा, तो सबसे पहले मेरी प्रॉपर्टीज़ को समझो, मेरे गुण को समझो, और जिसने मुझे किक करा है उसके गुण को समझो, तभी तो आपको कॉज का पता चलेगा। कॉज क्या है, ये बॉल ने इस तरह का मोशन करा, उसके पीछे का ये कारण है क्या, किक, ये किक ही तो है। इन दोनों को समझो भाई, बस गेम खत्म है। तो सबसे पहले आता है इसी के उपलक्ष्य में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट कहता है भैया मेरी प्रॉपर्टी को समझो, पहले मेरे गुण को समझो, फिर बात की बात करेंगे, फिर बात की बात की जाएगी। भैया मैंने कहा कि भैया बता ऑब्जेक्ट बता तेरी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ऑब्जेक्ट कहता है भैया जहाँ भी आप मुझे रख दो, जहाँ भी आप मुझे रख दो, मैं वहीं बना रहूँगा जब तक कि मुझ पर कोई भी फोर्स ना लगाए। एक बॉल है ग्राउंड में वहीं रखी रहेगी जब तक कि उस पर कोई किक ना मारे। क्या मैं सही हूँ दोस्तों, क्या मैं सही हूँ? एक चीज़ आपने कहीं रख दी, वो वहीं रखी रहेगी जब तक कि उसे कोई ना उठाए। ऑब्जेक्ट कहता भैया मेरे पास ये प्रॉपर्टी है कि जब तक मुझे कोई उठाए ना, मुझे पर कोई लात ना मारे, मैं वहीं बना रहूँगा, मैं नहीं हिलने वाला। और ये तो अपने समाज में दिखता भी है यार, अपने आसपास देखिएगा आप ये तो बचपन से आप फील करते आए। याद करिएगा आप जब छोटे थे, आपने कहीं खिलौना अपना रख दिया, आपने कहीं अपना खिलौना रख दिया और आप खेलने चले गए, घर पे वापस आए तो आपने देखा खिलौना वहाँ नहीं है, तो आप तुरंत आवाज़ लगाते हो मम्मी मम्मी मेरा खिलौना कहाँ गया, मेरा खिलौना कहाँ गया। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप ये बचपन से जानते हैं कि कोई चीज़ जहाँ रखी वो वहीं रखी रहेगी जब तक कि उसे कोई उठाए ना, और आपका खिलौना वहाँ नहीं है, यानी आपकी मम्मी ने वो खिलौना उठाया है, ये बात आपको पता है। आप 5 साल के थे दोस्तों, आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पता था कि कोई चीज़ जहाँ रखी वो वहीं रखी रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जब तक मम्मी हमारी खिलौने को नहीं उठाएंगी वो वहाँ वहीं रखा रहेगा। छोटे से आपको पता है, यही तो फील है। तो ऑब्जेक्ट ने कहा भैया मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहना चाहता हूँ, जहाँ हूँ वहीं रहना चाहता हूँ। अच्छा, अब फोर्स क्या है, अब फोर्स के बारे में थोड़ी बात चर्चा करें, ऑब्जेक्ट पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं कहता हूँ कि एनर्जी, अच्छा तेरे पास एक गुण है कि तू जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता। अगर तू कहीं बॉल अगर रखी है तो वो रखी रहेगी जब तक उस पर लात मारे, कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो सब में बचपन से आपको पता है। अच्छा, जैसे खिलौना, हाँ खिलौना वाली बात, खिलौना रखा है आपका बेंच पे, खिलौना रखा है वो वहीं रखा रहेगा जब तक आप उसे उठाएं ना, जब तक आपकी मम्मी आप उसे उठाएं ना तब तक वो वहीं रखा रहेगा, कोई नहीं चढ़ेगा भाई साहब। ये किसकी प्रॉपर्टी, ये ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी है। ओह एक एनिमेशन नहीं लगाया, सो सैड। चलो कोई नहीं, चलो मैं फील करा देता हूँ। मान लीजिए कि एक सोफ़ा है, ठीक है, मान लीजिए कि एक सोफ़ा है और आप दिवाली का टाइम है और आपके घर में एक सोफ़ा रखा है और एक स्टूल रखा है और आपकी मम्मी को सफाई करनी है, आपकी मम्मी को घर की सफाई करवानी है। तो वो कहती है कि यार वो सोफ़ा हटाने की कोशिश करती हैं पर वो सोफ़ा नहीं हटा पाती क्योंकि सोफ़ा बहुत भारी है। और तो वो बुलाती हैं, पापा बुलाती हैं, आपको बुलाती हैं, तीनों लोग मिलकर सोफ़ा को खिसकाते हैं और वहीं पर स्टूल को मम्मी आपकी एक हाथ से उठाकर साइड में रख देती है, एक हाथ से उठाकर साइड में रख देती है। ऑब्जेक्ट कहता है भैया कि मेरे पास गुण है इनर्शिया का, मेरे पास गुण इनर्शिया खुद में एक शब्द, इनर्शिया मतलब जड़, कि मेरे पास जड़ रहने का गुण है। मतलब इनर्शिया एक भाव, इनर्शिया को मैं बता देता हूँ, इनर्शिया कोई डेफिनेशन नहीं है, इनर्शिया शब्द खुद में एक भाव है, वो उसका मतलब है कि जड़ रहना, अडिग होना, नहीं बहुत फोर्सफुली। तो ऑब्जेक्ट कहता है कि मेरे पास इनर्शिया का गुण है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ रहना चाहता हूँ। तो सोफ़ा को खिसकाने के लिए 3 लोग लगे और स्टूल को आपकी मम्मी ने एक हाथ से खिसका के फेंक दिया। तो मैंने ऑब्जेक्ट से पूछा भाई साहब ये क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को खिसकाने के लिए बहुत सा फोर्स लगाना पड़ा, 3 लोग लगे और एक ऑब्जेक्ट को खिसकाने के लिए एक हाथ ही काफ़ी था। ऑब्जेक्ट से पूछा ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट कहता भैया ठीक है मेरी प्रॉपर्टी तो है कि मेरे पास इनर्शिया का गुण है कि मैं किसी स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहता हूँ, लेकिन ये उस बात पर निर्भर करता है कि मेरा मास कितना है। अगर मेरा मास बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा लोग बुलाने पड़ेंगे, आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर मेरा मास कम है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि मेरा जो जड़ है, मेरी जो इनर्शिया है वो इस बात पर निर्भर करता है कि मेरा मास क्या है, मेरा मास क्या है।
तो या अगर आपको सोफ़ा खिसकाना है तो आपको 3-4 लोग लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास इनर्शिया का गुण है, और इनर्शिया जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। स्टूल को मम्मी आपकी एक हाथ से फेंक देंगी। तो इनर्शिया की डेफिनेशन का, इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी अपोज टू चेंज इट्स स्टेट और रेस्ट और ए स्टेट ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको मैं अभी समझाऊंगा कि अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट भी बनी रहेगी, ये अपोज करता है मोशन का इनर्शिया। अब मास क्या, क्वांटिटी मेजर ऑफ इनर्शिया ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मैटर। सभी मैटर्स के पास मास होता है, ऐसा कोई भी मैटर नहीं जिसके पास मास नहीं। हाँ, आइडियल मैटर कभी हो सकता है, जैसा कि काइनेमेटिक्स में हमें मास से मतलब ही नहीं था, पर मास तो होता था। तो मास क्या है, क्वांटिटिव मेजर ऑफ इनर्शिया ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मैटर। सभी मैटर की मास की प्रॉपर्टी आपको पता है, भारी चीज़ है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा वेट का मतलब होता है mg और मास होता है ये मास होता है, और वेट और मास में अंतर समझिएगा। जी से गुणनफल होता है। अब जी किसी भी ग्रह का, किसी भी गोले का हो सकता है। चंद्रमा पर वेट नापोगे अलग आएगा, मंगल पर नापोगे अलग आएगा, पृथ्वी पर अलग, अब नापोगे अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका अलग अलग जी होता है। खैर अलग एक्सटर्नल बात होगी। तो क्या बात समझ में आई कि ऑब्जेक्ट क्या, हमें क्या गुण पता चले कि उसके पास इनर्शिया है, और इनर्शिया किसकी वजह से? मास की वजह से। ठीक है, ये बात आपको फील आई होगी, ये बात आपको फील आई होगी। अच्छा, एक चीज़ और फील करा दें, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये स्टेट ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इस बात को मैं थोड़ा सा फील करा देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैं फील करा देता हूँ। देखो, एक चीज़ इमेजिन करो कि आपने एक बॉल हाथ में ली, ऐसी फेंकी, आपने कोई कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसी फेंकी, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी दी, क्या वो बॉल रुक जाएगी? हाँ भैया, ऐसा होता है अपनी दुनिया में, ऐसा होता है कि अगर किसी बॉल को आप फेंको वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। अब ऐसी चीज़ आप ऑब्जर्व करो, ऐसा अपने अंदर एक स्पेस बनाओ जहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है। अब उस पर एक बॉल आप कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रैवल कराओ। एक सोचो, आप एक स्पेस अपने दिमाग में, एक खाली स्पेस, उसमें एक बॉल को रखो और बॉल को कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कराओ, कांस्टेंट स्पीड से उसको ट्रैवल कराओ। आप उसको ट्रैवल कराएंगे, आप देखेंगे, आप उसको ट्रैवल कराएंगे, जब आप उस बॉल को जब ट्रैवल कराएंगे, आप देखेंगे वो कांस्टेंट, आप जब उसको ट्रैवल कराएंगे आप देखेंगे वो कांस्टेंट स्पीड चल रही है और हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में कोई फोर्स नहीं है, उस एनवायरनमेंट में कोई फोर्स नहीं है। तो थोड़ा फील करने में मुश्किल हुई होगी, लेकिन समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉल अगर चल रही है, वो तब तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो भैया हमने ऐसा किसी बॉल को कांस्टेंट वेलोसिटी दी, वो थोड़ी देर और रुक जाती है। भाई साहब उससे बहुत सारे फोर्स लगते हैं, एयर रेजिस्टेंस लगता है, फ्रिक्शन वगैरह लगता है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए वो रुक जाती है। अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज़ चल रही है तो वो हमेशा ही चलती रहेगी, हमेशा ही कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो जो स्टेट शब्द है, स्टेट शब्द का मतलब क्या है कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो चलती रहेगी, और रेस्ट पर है तो रेस्ट पर बनी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इसको मैं लिखना चाहूँगा स्टेट को, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वो क्या, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रेस्ट पर है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये दोनों का ये स्टेट है। स्टेट का मतलब वेलोसिटी है कांस्टेंट। अब वो 0 भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। क्या ये बात समझ में आएगी? तो मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कंक्लूड करना चाहूँगा। इफ़ ए बॉडी इट एट रेस्ट और मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, इट विल रिमेन एट रेस्ट और कीप मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड अनलेस इट इज़ एक्टिंग अपॉन बाई ए फोर्स। जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता तब तक वो एक कांस्टेंट स्पीड चलती रहेगी या रेस्ट पर बनी रहेगी। अभी हम लोगों ने इस बात को फील करा है। अच्छा, फोर्स क्या होता है? फोर्स बहुत बार आया, फोर्स कुछ नहीं है, पुशिंग और पुलिंग है। आप किसी पर फोर्स लगाते हैं या फिर उसको पुल करते हैं या पुश करते हैं। रस्सी पर कोई गाड़ी है, वैसे आप ऐसे रस्सी वाली गाड़ी से खेले हो, रिमोट कंट्रोल वाली से खेले हो यार। हम लोग रस्सी में बांध कर गाड़ियाँ चलाते थे जब उनका मोटर ख़राब हो जाता था। तो आप रस्सी से खींचते हो तो वो पुलिंग है, वही फोर्स लगा रहे हो, पुल कर रहे हो, और कभी कभी आप पुश करते हो तो वही फोर्स है। इंट्रैक्शन ऑफ सिस्टम विद सराउंडिंग इन्फॉर्म बाई एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, नोन एज पुल। या फोर्स की मैं अपनी एक डेफिनेशन बताता हूँ। फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, पुश या पुलिंग के द्वारा, या पुश करके या पुल करके किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है, उसे हम लोग कहते हैं फोर्स।
उसे हम लोग कहते हैं फोर्स। इट आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमें मास की प्रॉपर्टी समझ में आती है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी हमें समझ में आती है। इट्स लॉ टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ फोर्स। ये जो लॉ है वो हमें फोर्स की क्वालिटी बताता है। फोर्स की भैया क्वालिटी कैसे बताता है ये तो आपने समझा ही नहीं। देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी समझ ली कि इसके पास मास है, इसके पास इनर्शिया है। लेकिन आपको फोर्स जो किक मार रहा है बंदा, उसकी भी प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। वो किक मार रहा है, उसका एक काम है, वो चाहता है कि वो स्टेट चेंज करे। आप फुटबॉल पर अगर किक मारते हो तो आपका एक उद्देश्य होता है कि फुटबॉल अपना स्टेट चेंज करे, फुटबॉल दूर जाके गिरे, साला गोल हो जाए पूरा। आप गोल करने के लिए वो बॉल हिट करते हो या क्या ऐसे ही बस वो कुछ करे ही ना? आप बॉल को मारते हो, आप बॉल को फोर्स देते हो, आपका एक उद्देश्य होता है कि वो बॉल अपने स्टेट को चेंज करे। तो फोर्स का काम है, फोर्स का हमें यहाँ से पता चला है क्वालिटी, कि फोर्स की क्वालिटी ये है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। ये फोर्स की क्वालिटी है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। और ऑब्जेक्ट की ये क्वालिटी है कि वो अपने आप को अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। फोर्स की क्वालिटी है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की ताकत रखता है। अब कर पाए या ना कर पाए वो अलग बात है। मैं इसको धक्का मारूं, क्या मैं इसकी स्टेट को चेंज कर पा रहा हूँ इस दीवार की? नहीं भाई, अभी बुलडोजर लेके आओ तुरंत चेंज कर देगा इसकी स्टेट। समझ रहे हो कहने का मतलब? हाँ, ये सीन है। तो फोर्स की औकात पर निर्भर करता है कि वो स्टडी को चेंज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा